सभी दर्शकों का, पाठकों का जागरण डायलॉग्स में स्वागत है। कोविड के दूसरे वेव ने बच्चों पे भी अपना असर दिखाया और एक बड़ा सवाल अब हमारे सामने है कि क्या तीसरा वेव, जिसकी संभावना जताई जा रही है, उसका बच्चों पे कैसा असर हो सकता है। आज की एक विशेष चर्चा का टॉपिक है 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन की जरूरत और इससे संबंधित कई सवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष रंजन, सीनियर एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ। जागरण डायलॉग्स की आज की चर्चा यूनिसेफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में की जा रही है, जिसमें आज के हमारे गेस्ट हैं इंडियन मेडिकल साइंस के एक काफी रिस्पेक्टेबल नाम डॉक्टर नरेंद्र अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत है। नमस्कार। सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से डॉक्टर अरोड़ा का परिचय करा दूं। डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा इज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द इंग्लैंड ट्रस्ट इंटरनेशनल, न्यू दिल्ली. Dr. Arora is the president of AIIMS Patna and AIIMS Deoghar. He is the chairperson of the Operation Research Group of National Task Force for COVID-19, Indian Council of Medical Research, ICMR. डॉक्टर अरोड़ा, सबसे पहला सवाल है, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन, कोविड-19 वैक्सीनेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है और क्या जैसे एडल्ट्स को 2 डोजेस लगते हैं, क्या बच्चों की वैक्सीन जब आएगी तो वो भी क्या 2 डोजेस में ही रहेगी? जी डॉक्टर अरोड़ा। तो धन्यवाद प्रत्युष, मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने मेरे से 2 सवाल पूछे। पहली बात कि क्या बच्चों में टीकाकरण की आवश्यकता है कोविड के लिए, तो ये जानना जरूरी है कि कोविड का प्रभाव बच्चों पे 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उन पर कितना होता है। तो ये मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि चाहे वो पिछले साल जून जुलाई में था, सितंबर में था, दिसंबर में था, और अब बच्चों में इन्फेक्शन, संक्रमण लगभग उतना ही होता है जितना कि बाकी उम्र के लोगों में। तो जनवरी में जो आखिरी सीरो सर्वे किया गया था उसमें लगभग 25% बच्चों में कोविड का संक्रमण पाया गया था। संक्रमण का मतलब होता है कि वायरस बॉडी के अंदर घुसा, उसने अपनी एंटीबॉडी वगैरह प्रोड्यूस करी, लेकिन बच्चे में बीमारी हुई या नहीं वो मैं अभी बताता हूँ। और ये सौभाग्य है कि बच्चों में बीमारी बहुत कम लोगों में होती है। तो मैं जब पिछले आंकड़े देखता हूँ और इस बार के भी देखता हूँ तो कुल मिलाकर के 2 से 3% बच्चे 18 साल से कम जिनमें लक्षण कोविड के पैदा होते हैं, नहीं तो ज्यादातर में ये बिना लक्षण के या एसिम्प्टोमेटिक कोविड बीमारी होती है या इन्फेक्शन होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि बच्चों में जब लक्षण होते हैं तो वो इतने कम होते हैं कि एक आध दिन हल्का बुखार आया या खांसी आई और वो खत्म हो जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि बच्चे में जब संक्रमण होता है तो वो फैलाने में बहुत एक तरह से माध्यम बन जाता है, व्हीकल होता है। यानी कि बच्चा एक दूसरे बच्चे से इन्फेक्शन लाया, अपने घर में इन्फेक्शन फैला सकता है, अपने पड़ोस के बच्चों में और पड़ोस के में कर सकता है, और स्कूल के अंदर बच्चे इन्फेक्शन ला करके अपने टीचर्स और जो वहाँ वयस्क काम करते हैं स्कूल में उनमें। तो बच्चों में बीमारी को फैलाने की एक माध्यम के तौर पे भी माना जाता है। जो अभी रिसेंटली जो हम एक वेव से गुजरे हैं, एक बहुत ही भयंकर दौर था अप्रैल मई का और जून का पहला हफ्ता, तो उसमें भी कुल मिलाकर के केसेस ज्यादा हुए। तो हमें ऐसा लगा कि भाई बच्चों में या युवाओं में इस बीमारी का असर ज्यादा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम, क्योंकि कुल मिलाकर के इन्फेक्शन संक्रमण बहुत ज्यादा हुआ था, तो बच्चों में संक्रमित और लक्षण वाले बच्चे भी थे वो हमें दिखाई दिए। तो एक ये भ्रमित करने वाला आंकड़ा रहा कि भाई बच्चों में ज्यादा है, लेकिन मैं यहाँ अपने दर्शकों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बच्चों में इस बीमारी का विशेष प्रभाव नहीं होता है और आगे आने वाली वेव्स में भी ऐसा कोई संभावना नहीं है कि ये बच्चों में ज्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन 2 चीजें हैं इस चीज में। एक तो यह है कि बच्चों को जब भी इलाज की जरूरत होती है तो विशेष सुविधाओं की जरूरत होती है। 10 साल का बच्चा अगर साथ में माँ या पिता नहीं हो तो उसका इलाज करना अस्पताल में मुमकिन नहीं है, उसके लिए विशेष सुविधा की जरूरत होती है। दूसरा, अगर छोटे बच्चे में 1 साल 2 साल का बच्चा, उसको वेंटिलेटर है तो उसके लिए अलग तरह का वेंटिलेटर चाहिए होता है, या 10 साल से कम वाले वनस्पित जो बड़े वाले लोग होते हैं। तीसरा,
कि अगर हमें इन बच्चों की देखभाल करनी है तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें जो उनको सुदृढ़ता प्रदान करनी है, उनकी स्ट्रेंथनिंग करनी है, वो एक अलग तरीके से होगी। तो यहाँ पर मैंने ये बताने का प्रयास किया कि बच्चों में बीमारी तो नहीं होती, लेकिन ये बीमारी फैलाने का माध्यम बहुत बड़ा बन जाते हैं, और यही कारण है कि हम इनके स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं। अगर स्कूल खुल जाए जो इनके लिए जरूरी है, इनके बौद्धिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, तो वो स्कूल जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि बीमारी फैल सकती है, इसलिए ये स्कूल नहीं खुल पा रहे, और माता पिता के मन में भी ये हमेशा एक चिंता का विषय रहता है, जो बिल्कुल सही है। तो बच्चों में टीकाकरण जो है आवश्यक है इन सब कारणों पे। अब रहा दूसरा सवाल कि जब टीकाकरण शुरू होगा तो इनका टीकाकरण किस तरह, वो उन किन बातों को मद्देनजर रखते हुए टीकाकरण छोटी उम्र के लोगों में किया जाएगा या बच्चों में किया जाएगा। तो इस समय हमारे देश में दो तरह के ट्रायल चल रहे हैं, अनुसंधान चल रहे हैं। एक है 2 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों में कोवैक्सीन का, और दूसरा है कैडिला जाइडस का, जो 12 से 18 साल के बीच वालों के लिए। और इनमें होता यह है कि आमतौर पे डोज 1 या 2 वाला, अगर 1 डोज वाली वैक्सीन है तो वो भी 1 डोज वाली लगेगी, 2 डोज वाली है तो वो भी 2 डोज लगेंगे। नंबर ऑफ डोजेस विल रिमेन द सेम, लेकिन ये देखना होता है कि बच्चों में जब वैक्सीन दी जाए तो सबसे पहला काम होता है कि सुरक्षित होना चाहिए। जो भी वैक्सीन दी जाएगी वो सुरक्षित होनी चाहिए, उसमें कोई नए ऐसे चिंता वाले लक्षण नहीं पैदा होना चाहिए। आमतौर पे बच्चों में जो वैक्सीन दी जाती है उसमें जो एंटीजन की वैक्सीन की जो मात्रा है उसमें थोड़ा कमी हो जाती है, कई बार आधा कर दिया जाता है या 3/4 कर दिया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जिस चीज से हम प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं उसकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, तो उसमें उसी हिसाब से कमी कर दी जाती है। लेकिन नंबर ऑफ डोजेस बड़ों में जितनी होती है उतनी ही डोजेस बच्चों में दी जाती है। जी जी डॉक्टर, अगला सवाल डॉक्टर, बच्चों के जो बच्चे हैं एडल्ट्स की तरह ही कई बच्चों को कई सारी बीमारियां भी हैं, कुछ बच्चे सीरियस इलनेस का भी शिकार हैं, तो वैसे बच्चों को भी एडल्ट्स की तरह बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखना पड़ेगा या कोई और एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है ऐसे पेरेंट्स को जिनके बच्चे खासकर 18 साल से कम के उम्र के जो जो 10 से 15 के रेंज एज ग्रुप के बच्चे हैं वो किसी खास बीमारी से जूझ रहे हैं? जी डॉक्टर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्यों? क्योंकि बच्चों में एक अपने तरह की बीमारियां होती हैं, और कोई भी बीमारी हो और उसके ऊपर अगर कोविड हो जाए तो कोविड का प्रभाव, कुप्रभाव और अस्पताल में दाखिल होने की आवश्यकता और मृत्यु होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अब बच्चे हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा है, मोटापा है, कई बच्चे होते हैं जिनको जन्मजात या बाद में दिल की बीमारी हो जाती है, हार्ट की बनावट में प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे हैं जिनको जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये देखा गया है कि 10 साल से ऊपर के बच्चों में ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो इन और रेयरली बच्चों में डायबिटीज होती है जो जन्म के 1-2 साल के अंदर शुरू हो जाती है, जहां इंसुलिन देने की आवश्यकता है। तो कोई भी बच्चे में जन्मजात बीमारी हो, उसमें कोई जो बीमारी जन्म के बाद हुई हो, मोटापा हो, या बहुत कमजोर बच्चे भी होते हैं, इन सब में अगर कोरोना होता है तो उसके जो प्रभाव है, कोरोना का कुप्रभाव अधिक होने की संभावना है। इनमें बीमारी वैसी हल्की नहीं होती जैसे एक साधारण स्वस्थ बच्चे में होती। तो आपने ये जो सवाल पूछा बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चों में भी ऐसे बच्चों को प्रायोरिटी लेवल पे इन्फेक्शन लगवाने की जरूरत है, इंजेक्शन और टीकाकरण लगवाने की। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा हर माता पिता का दायित्व है जब भी टीका आए तो वो बच्चों में लगवाए, और हर बच्चे का दायित्व है कि अपने माता पिता को प्रोत्साहित करे कि जाए टीका लगवाए। अब इसमें सारी उम्र हो जाती है, क्योंकि अगर भारत को कोरोना से जीतना है, कोरोना को हराना है और जीतना है, तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा स्लोगन बनता है कि हर बच्चा अपने माता पिता को टीका लगवाए और हर माता पिता अपने बच्चों को टीका लगवाए, वो किसी उम्र में,
आपके और मेरे माता पिता जो हैं अगर मेरे से कहेंगे तो मैं टीका लगवाऊं, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको टीका लगवाऊं। जी बिल्कुल, यस फॉर वैक्सीनेशन, ये एक स्लोगन, एक मूवमेंट जागरण मीडिया भी चला रहा है, और हम सब लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जिसको जब वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ रही है या वैक्सीनेशन का समय आ रहा है, जरूर जाके लगवाएं। जी डॉक्टर, अगला सवाल इसी सेशन का है कि क्या चिल्ड्रन, बच्चों को जब कोविड के सिम्टम्स जो हैं वो एडल्ट्स के जो सिम्टम होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होते हैं, या सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं जब वो कैरियर बन रहे होते हैं, या फिर कोविड उनमें डेवलप हो चुका होता है या हो रहा होता है? जी डॉक्टर। तो कोविड के लक्षण आमतौर पे वैसे ही रहे। अगर जब लक्षण जी पैदा होने हुए तो वही बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, चलने फिरने में तकलीफ, छाती में दर्द, डायरिया भी हो सकता है, बेचैनी होती है, एक दिमागी बुखार की तरह भी हो सकता है, दौरा वगैरह भी पड़ सकते हैं। तो ये बड़ों जी में भी होता है, एक छोटों में भी होता है। यहाँ पर बच्चों में एक तरह की खास बीमारी होती है जिसको MIS बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। जी इसमें ये 2 हफ्ते से 6 हफ्ते बाद, यानी कि बच्चा ऐसा लगेगा बिल्कुल रिकवर हो गया है, और उसके बाद उसको बुखार होना, शरीर पे चकत्ते पड़ना, और दौरा भी पड़ सकता है, उसके हार्ट फेलियर हो सकता है, उनको सांस की तकलीफ हो सकती है, वो सारे। और ये एक तरफ तो बहुत गंभीर बीमारी है अगर इसको इलाज नहीं किया गया, और अगर इलाज किया जाए सही जगह पे सही समय पर तो बिल्कुल ठीक भी हो जाता है, और कोई भी रेजिडुअल इफेक्ट नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे बच्चे को कोरोना हुआ है, या मैं ये भी कहूंगा कि घर में अगर किसी को कोरोना है तो बहुत संभावना होती है जी बच्चों को भी हुआ है। ऐसे जी बच्चों को जब घर के बड़े ठीक हो जाएं या बच्चा ठीक हो जाए तो अगले 2 महीने तक बड़ी निकट की एक निगरानी में रखना अत्यंत आवश्यक है, कि कोई भी इसी तरह का सिम्टम हो तो उसको चिकित्सक के पास ले जाएं, बाल चिकित्सक के पास, और उसको कहें कि ये बीमार खाली नहीं है, ये भी बताएं कि 2 हफ्ते पहले मैं भी बीमार हुआ था, माता पिता और बीमार हुए थे या कोई हुए थे, जी जिससे चिकित्सक इस बात को समझ सके कि कहीं ये वो MIS की बीमारी तो नहीं। जी जी डॉक्टर, अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि जैसे हमने एडल्ट्स में प्रायोरिटीज की, पहले हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया, फिर हम 60 से ऊपर वाले लोगों को आए, फिर 45 से ऊपर, अब 18 से 44 को दे रहे हैं। वैसे ही क्या जब बच्चों की वैक्सीनेशन आ जाएगी तो वहां पे भी ऐसे ही एज ग्रुप्स को हम प्रेफर करेंगे, या फिर ऐसे बच्चों को प्रेफर करेंगे जिनके परिवार में किसी को कोविड होकर ठीक हो गया हो, या जिनको एक्सपोजर नहीं हुआ हो, वो हाई रिस्क जोन में आते हो? जी डॉक्टर। इसको थोड़ा एक व्यवहारिक तौर पे देखना बहुत जरूरी है, क्या ये मुमकिन है। जी पहली बात तो यह है कि 18 साल से नीचे या 15 साल से नीचे 25-30% हमारी आबादी है। तो यानी जी 40 करोड़ करीब, अगर 100 करोड़ हमारे वयस्क हैं 18 साल से ऊपर, और ऊपर 35-40 करोड़ जो हैं बच्चे, तो जी एक बहुत बड़ी संख्या है। और जब हमारे को वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी, और साथ ही साथ बच्चों में जो वैक्सीन के ट्रायल हैं वो खत्म हो चुके होंगे, तो डिपेंडिंग ऑन कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे है, इस प्रायोरिटाइजेशन के बारे में जरूर सोचा जाएगा। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन बच्चों को कोमॉर्बिडिटीज है, किसी को और इन्फेक्शन हो चुका है, एक्सपोजर वगैरह कितनी नहीं है, जिसको कोमॉर्बिडिटीज हैं वो सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में आएंगे, क्योंकि उनमें अस्पताल में दाखिल होने की संभावना, उसमें मृत्यु की संभावना 15-20 गुना बड़ी है। तो अगर 2% बच्चों में खाली लक्षण है तो ऐसे बच्चों में करीब 25-30% में लक्षण होने की संभावना रहेगी। तो कुछ प्रायोरिटाइजेशन किया जाएगा, लेकिन ये निर्भर करेगा कि मेरे पास जो है इस देश में इस समय कितनी वैक्सीन की मात्रा उपलब्ध है। जी जी डॉक्टर, अगला सवाल डॉक्टर हमारा, ये हमारे एक दर्शक का आया था कि जैसे हमने अपने होश में तो पहली बार देखा है कि बड़े एडल्ट्स को भी वैक्सीनेशन लग रही हो किसी बीमारी की। सो जब वैक्सीनेशन जब बनाई जाती है, उसका ट्रायल होता है, जो एडल्ट्स को ध्यान में रख के ये कोविड-19 का ट्रायल्स किए गए, बच्चों को जब ध्यान में रख के ट्रायल्स करते हैं तो वो बेसिक कौन से डिफरेंस होते हैं जो एक ट्रायल करने वाली कंपनी या फिर कोई रिसर्च ग्रुप जो
कोई खास चीज का ध्यान रखती हो कि ये वैक्सीनेशन बड़ों के लिए है और ये वैक्सीनेशन बच्चों के लिए? जी डॉक्टर। तो सारी वैक्सीन जो बच्चों को भी दी जाती हैं, सबसे पहले उनका प्रयोग बड़ों पे किया जी जाता है, क्योंकि अगर बड़े में ये सुरक्षित नहीं है, बड़ों में जी ये शक्ति, प्रतिरोधक शक्ति शरीर में पैदा नहीं करती, तो वो किसी काम की नहीं। तो कोई भी वैक्सीन हो, जैसे जी कोविड अभी दी जा रही है बड़ों में, लेकिन अगर बच्चों में जैसे खसरे का टीका है तो वो पहले बड़ों में टेस्ट किया जाता है। इसी तरीके से जी निमोनिया का टीका है तो पहले बड़ों में टेस्ट किया जाता है, फिर उसको छोटों में, बच्चों में किया जाता है। तो पहला ये है कि बड़ों में और बच्चों में जो वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया है एक जैसी है। दूसरा कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा मन में हमेशा चिंता रहती है कि बड़ों में, अब जैसे हम लोगों को 24 करोड़ टीकों का एक अनुभव हो गया कि बच्चों में, बड़ों में कोई बड़ी समस्या तो नहीं है। अगर बच्चों में जी समस्या बड़ों में नहीं है तो बच्चों में होने की संभावना कम है। लेकिन आपने सुना होगा कि जो 2 से 18 साल के में करा है, 2 से 6 साल, 6 से 12 साल और 12 से 18, इस तरीके की कैटेगरी करी गई है और उनमें दिया जा रहा है और धीरे धीरे नीचे लाया जा रहा है। उसका मकसद ये है कि आप अपने को संतुष्ट करते हैं सुरक्षा के मसले में और साथ ही साथ प्रतिरोधक क्षमता पैदा होने की क्षमता में। तो जी कुल मिलाकर के वैक्सीन बनाने का तरीका, वैक्सीन का वैज्ञानिक तौर पे उसका असेसमेंट करने का कितनी प्रभावी है, सब तरीका एक जैसे ही रहता है। सुरक्षा का जी विशेष ध्यान रखा जाता है कि बच्चों में कोई नए किस्म के सुरक्षा संबंधी चिंताएं तो नहीं पैदा हो रही हैं, और अगर हो जी रही हैं तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जी एक 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 कल जी एक स्थिति हो सकता है कि जी बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो हम खाली बच्चों को कोविड का टीका लगा दें, उसके बाद जीवन भर उनको फिर कोविड से बचाव किया जा सके। तो मैंने जड़ के ऊपर ही जो है, बच्चों को अगर मैं प्रतिरोधक शक्ति हो जाती है तो फिर बड़ों को भी नहीं हो पाएगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बच्चों में जो टीकाकरण होता है वो बहुत जी महत्वपूर्ण होता है, और उनके उससे ये भी पता चलता है कि अगर आज बच्चे को टीका दिया तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कितने दिन तक उसका प्रभाव रहेगा। अगर लाइफ लॉन्ग रहता है, जैसे आज टाइफाइड का टीका लगवा लीजिए तो आपको 20-25 साल तक टाइफाइड होने की संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है एक 6 महीने के बच्चे को। तो उसी तरीके से जी कोविड में भी ये देखा जाए। जी डॉक्टर, अगला सवाल मेरा बिल्कुल यही था कि वैक्सीनेशन जिस तरह से डेवलप की जा रही है और ट्रायल्स हो रहे हैं, सो क्या मतलब बिल्कुल ऐसा हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि जैसे इन्फेंट्स को बाकी सारे बीमारी के टीके लगते हैं, बिल्कुल उसी समय कोविड-19 के भी टीके लगा दिए जाएं, सो वो यही बताने का बिल्कुल प्रयास कर सुरक्षित रहा था। मोड में रहे? हाँ, ये जी यही ये एक रहेगा। हो सकता है हमारे पास अगले आने वाले साल 2 साल में ऐसे टीके आ जाएं, एक बार टीका जी लगा दिया आपको अगले दशकों तक जो है कोविड से बचाव अगर हो जाता है तो बल्ले बल्ले है, फिर तो बहुत बढ़िया हो जाए। जी जी डॉक्टर अरोड़ा, अब आते हैं हम अपने कंट्री में जो ट्रायल्स चल रहे हैं बच्चों की वैक्सीनेशन के ऊपर, वैक्सीन के लिए। इसके बारे में आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए हमारे दर्शकों के लिए, जागरण के हमारे जो दर्शक, हमारे पाठक हमसे जुड़े हुए हैं इस लाइव सेशन में, कि कौन कौन सी तरह की वैक्सीन अभी ट्रायल्स में है और कब तक बच्चों की वैक्सीन आ जाने की संभावना है? जी डॉक्टर। तो मैंने 2 वैक्सीन के बारे में बताया। एक तो कोवैक्सीन के बारे में जो ट्रायल अभी पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में शुरू हुआ है, उसकी तैयारी मई के दूसरे हफ्ते से शुरू हो गई थी। बच्चों का सिलेक्शन करना, किसको देना किसको नहीं देना, और फिर जी टीकाकरण शुरू हो गया है। ये देश के बहुत सारे केंद्रों पर ये किया जा रहा है और इन बच्चों को बहुत नज़दीकी से सुरक्षा और प्रतिरक्षा दोनों के लिए देखा जाता है। जी तो ये 2 से 18 साल के बीच में है और ये उम्मीद की जा रही है कि इस साल की चौथी तिमाही तक, यानी सितंबर के एंड या अक्टूबर के बिगनिंग में उसके रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। तो उसके रिजल्ट्स जैसे ही आएंगे तो उसके बाद ये निर्णय लिया जा सकता है कि बच्चों को ये टीका दिया जा सकता है कि नहीं। इसी तरीके से कैडिला जाइडस वालों ने 12 से 18 साल के बीच में जो टीकाकरण है उसकी वो चल रहा है और वो जैसे ही पता जी चलता है। इसके अलावा mRNA वैक्सीन जो इस समय हमारे पास नहीं है, लेकिन दुनिया में 2 mRNA वैक्सीन हैं,
एक फाइजर है, एक मॉडर्ना, वो अब बच्चों के लिए 12 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए वो उनको दी जा सकती है, उनको एलिजिबल बना दिया गया है। तो जी हो सकता है बाद में छोटे बच्चों के लिए भी किया जाएगा। हिंदुस्तान की एक अपनी वैक्सीन, mRNA की वैक्सीन आ रही है, शायद सितंबर तक आ जानी चाहिए। तो वो जी अगर हो जाती है तो 12 साल से ऊपर वाले बच्चों को फिर वो दी जा सकेगी। तो बच्चों को बहुत नज़र में रखा जा रहा है कि बच्चों को हम अपने बच्चों को कोरोना से बचाएं, खाली उनके अपने के लिए नहीं, लेकिन उनके परिवार वालों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए, उनके शिक्षकों के लिए और पूरे समाज के लिए। तो उनका बहुत बड़ा जी रोल रहता है। जी जी डॉक्टर अरोड़ा, अंतिम दो सवाल हमारे पास है। हालांकि ये पूछना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन अब दर्शक का सवाल आया, हम पूछ लेते हैं आपसे कि जब कोविड वैक्सीनेशन जब बच्चों को लगेगी तो उनके साइड इफेक्ट्स क्या नॉर्मल वैक्सीनेशन की तरह ही रहेंगे या कुछ और भी ध्यान रखने की जरूरत हो सकती है? तो अभी तक जितना भी जो ज्ञान है उसके हिसाब से तो उन्हीं साइड इफेक्ट्स का लगता है, उन्हीं का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। लेकिन जब फॉलो किए जा रहा होता है, अगर कुछ नया, कुछ चिंताजनक कोई नई बात है तो उसको भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक जो दुनिया भर से आंकड़े उपलब्ध हैं उसके हिसाब से कोई नई परेशानी होने की संभावना नहीं दिखाई देती। जी डॉक्टर अरोड़ा, आखिरी सवाल। पैंडेमिक और उसके बाद लॉकडाउन, ये दो बार हमने देखा, लगातार हम देखते आ रहे हैं। इस दौरान कई सारे बच्चों में जो शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन थी बाकी दूसरी बीमारियों की, उसमें कुछ गैप हो गया। कई सारे ऐसे ऐसे सूचनाएं आई हैं, कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि बच्चों को वो शेड्यूल्ड वैक्सीनेशन नहीं लगे। अब वो जब शेड्यूल वैक्सीनेशन लगेंगे या बच्चों ने कुछ कुछ पेरेंट्स अगर ध्यान शायद ना दे तो ना लगे, हालांकि बच्चों को के ऊपर पेरेंट्स को ध्यान दे के सब सारे वैक्सीनेशन शेड्यूल लगवाने चाहिए। तो उस केस में एक तरफ कोविड का खतरा है, दूसरी तरफ वो वैक्सीनेशन नहीं लगे उसका भी एक खतरा है। तो जब बच्चे सोशलाइजिंग शुरू करेंगे तो चीजें कुछ जो है वो थोड़ी हाथ से बाहर जाने की संभावना होगी। ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को, स्कूल में टीचर्स को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? जी डॉक्टर। तो दो चीजें का ध्यान करना है, और दो तरह के बच्चे होंगे। एक बच्चा वो होगा जो पिछले 1.5 साल 2 साल में पैदा हुआ और किन्हीं वजह से कोई भी टीका नहीं लग सका, ऐसे भी काफी जी संख्या में बच्चा होने की संभावना है। दूसरा वो है जिसका टीकाकरण शुरू हुआ और बीच में टूट गया या देर हो गई। ये दो तरह जी के। तो दोनों तरह के अभिभावकों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि तुरंत जाकर के टीका लगवाना शुरू करें। टीकाकरण हो रहा है, हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, उन पे हो रहा है। आपके डॉक्टर अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो उनसे भी लीजिए। उसमें कोई कोरोना काल में टीका लगवाना है नहीं लगवाना, इस बारे में कोई संशय नहीं होनी चाहिए मन में। जी टीका अपना पूरा लगा लीजिए। एक ये है कि पूरे देश में स्कूल नहीं खुले हैं पिछले 1.5 साल से, कोई भी जी स्कूल नहीं खुला। तो इसका एक लाभ ये हुआ कि बीमारी फैलने की संभावना कम रही, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से बीमारी पकड़ते हैं, चाहे वो जी खसरा रहा या काली खांसी हुई या बाकी, क्योंकि एक सामाजिक इंटरेक्शन जो है वो बहुत कम लेवल पे आ गया। अभी तक आपका बच्चा बचा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे अब लॉकडाउन आगे वाले समय में खुलेगा और ज्यादा फिर सामाजिक जो है मेल मिलाप बढ़ेगा, तो उस जी समय बच्चों में बीमारी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ये बेहतर है कि जैसे अब लॉकडाउन खोला जा रहा है धीरे धीरे, ये एक समय है, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है। हम अपने बच्चों को पूरी तरह टीका लगवा करके उनका स्वास्थ्य के प्रति बीमा या इंश्योरेंस करा, ये बहुत जरूरी है। जिस तरीके जी से कोविड का टीका हमारे को सीवियर गंभीर कोविड और मृत्यु के लिए एक इंश्योरेंस देता है, उसी तरह बच्चों के लिए बीमारी से इंश्योरेंस ये टीकाकरण है। तो जिनके रह जी गए हैं, जिनके अधूरा रह गया है, वो बिना संशय के, बिना समय गंवाए इस समय का उपयोग करें और टीका लगवाएं। जी डॉक्टर, एक आखिरी सवाल जो एक बड़े चिंतित पेरेंट्स हैं उनका, उनकी तरफ से है कि कई सारे स्कूल्स भी अब अगले एक दो महीने में खुलने खुलने की शुरुआत हो जाएगी स्कूल्स की। तो वो चिंतित इसलिए हैं कि क्या जब तक बच्चों को, उनके बच्चों को या मेरे भी बच्चे हैं,
कई सारे पेरेंट्स हैं जो चिंतित हैं सेम चीज को लेके कि जब तक उनका टीकाकरण ना हो जाए, एटलीस्ट पहला टीका ना लग जाए, तब तक क्या स्कूल भेजना सुरक्षित रहेगा? ये एक चिंतित पेरेंट्स की तरफ से। जी डॉक्टर। हाँ, तो इस समय मुख्य चीज दो है। मैंने कहा बच्चे अपने माता पिता के टीका लगवा दें, और इसी तरीके से अगर अभिभावक शिक्षकों के टीके लगवा दें, तो मैंने क्या कहा, अपने बच्चों का जो वातावरण है वो सुरक्षित कर दिया, जिससे कि बच्चे तक कोविड का प्रभाव नहीं पड़ सके। और फिर जैसे ही कोविड का टीका उपलब्ध रहेगा बच्चों के लिए, वो उनको लगा दिया जाए। तो हर 4 या 5 साल का बच्चा अगर ये सुन रहा है, या अगर हम किसी तरीके से अपने बच्चों से कहें, माता पिता को झकझोर के कि भाई जाइए टीका लगवा लीजिए, क्योंकि अब 18 साल से ऊपर हर एक व्यक्ति का टीका लगवाना है। तो माता पिता अगर अपना टीका लगवा लेते हैं और शिक्षक गण वो भी टीका लगवा लेते हैं, उसमें माता पिता अभिभावकों का एक बड़ा रोल है। अगर कोई नहीं है तो उसकी मनुहार की जाए, उसको समझाया जाए कि भैया तुम लगवाओगे तभी बच्चे बचे रहेंगे। तो मैंने बच्चों का जो एक पर्यावरण है उसको सुरक्षित करने का यही तरीका दिखता है, और साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में इन बच्चों को भी टीका लग जाएगा। लेकिन स्कूल खुलना अब एक लाजमी चीज है। उसका कारण यह है कि बच्चों का बौद्धिक विकास अपने माता पिता के साथ के संसर्ग से ही नहीं, अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेलने और उनके साथ झगड़ने में और उनके साथ नेगोशिएट करने में जितना बौद्धिक विकास होता है वो और किसी तरीके से। जी, समय अभाव के कारण हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बहुत डिटेल्स में जवाब दिया। मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों का, पाठकों का जो ये सेशन देख रहे हैं उन्हें पसंद आया होगा। और जागरण के फेसबुक पेज पे और यूट्यूब चैनल पे ये सेशन का वीडियो अवेलेबल है। इसको आप अपने परिवार में, दोस्तों में, रिलेटिव्स में शेयर करें, भेजें और उन तक भी ये जानकारी पहुंचाएं जो डॉक्टर अरोड़ा ने हम सबसे शेयर की। You can read about this interview on Jagran Hindi and English website as well. Jagran Dialogues aims for media and news literacy, and we will come to you with a new topic with another guest once again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, viewers. Thanks to Dr. Arora once again. Thank you. नमस्कार।